बच्चों, हम लोग जो लेसन हम लोग का चल रहा है विद्युत धारिता, उसी के कंटिन्यूशन में ये एक नया टॉपिक मैं लेके आज तुम लोग को एक्सप्लेन करूँगी। टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें निकालनी है अगर उसके बीच में जो परावैद्युत भरा है वो आंशिक रूप से भरा हुआ हो। ये तुम लोग बच्चों एक संधारित्र तुम लोग देख सकते हो एक्स वाई, इसकी प्लेट और एक्स और वाई है, और इसके बीच में मैंने एक परावैद्युत पट्टिका रखी है, इसकी मोटाई हमने मान ली टी है। ठीक, इसके बाद जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो हमने माना क्या है, डी है। इन प्लेटों के बीच की दूरी डी है। हम प्लेट एक्स को किसी तरीके से इसको हम क्या करते हैं, धनावेश देते हैं, तो इसके प्रेरण के कारण वाई प्लेट जो होती है उस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है उसकी एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है, धनावेश। वो धनावेश क्योंकि ये हमने इसको पृथ्वी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जाकर क्या करते हैं, उस धनावेश को निरावेशित करते हैं। तो जो संधारित्र है उसकी प्लेट पर एक तरफ हो गया पॉजिटिव आवेश और एक तरफ हो गया नेगेटिव आवेश। अच्छा, जो परावैद्युत पट्टिका हमने यहाँ रखी है, हमने मान लिया उसमें जो परावैद्युतांक है उसका वो के है। जो E1 है वो वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और E2 परावैद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बच्चों यहाँ दो तरह के रीजन होंगे, एक तो वायु रीजन हो गया, जैसे इधर का पट्टी की इस तरफ का रीजन और इस तरफ का रीजन, ये वायु क्षेत्र हो गया, और जो पट्टी वाला रीजन है वो क्या हो गया, परावैद्युत क्षेत्र हो गया। तो हम दोनों में क्या करेंगे, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल लेंगे। हमने माना जो आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A होता है। प्लेटों के बीच की दूरी हमने डी मानी है और प्लेट की मोटाई मानी टी। तो प्लेटों के बीच की दूरी वायु में कितनी रह गई, देखो ये बच्चों, ये पूरी दूरी हमारी डी है और इतनी दूरी हमारी टी है, ये क्या है, मीडियम है। तो हम इस पूरी दूरी में से इस मीडियम को घटा देंगे तो वायु में कितनी दूरी है वो हमारे पास आ जाएगी। तो वायु में कितनी दूरी बची, डी माइनस टी, ये दूरी हमारी वायु में बची। ठीक है, और टी दूरी किस में हो गई, परावैद्युत क्षेत्र में हो गई। तो अब विभवांतर कैसे निकालेंगे, टोटल विभवांतर, इस जो संधारित्र की प्लेटें हैं उनके बीच में कुल विभवांतर क्या होगा, परावैद्युत क्षेत्र में विभवांतर और वायु क्षेत्र में विभवांतर, इन दोनों को अलग अलग निकाल के प्लस कर दो। ये जो वायु क्षेत्र है इसका विभवांतर हम कैसे निकालेंगे, विभवांतर बराबर, देखो बच्चों ई बराबर क्या होता है, V/D होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/D। इस फॉर्मूले से अगर वायु क्षेत्र के लिए अगर हम निकालें तो वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमारी, E1 है, और वायु क्षेत्र में दूरी क्या है हमारी, D-T। तो वायु क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, E1 × D-T। ऐसे इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, और दूरी क्या है स्प्लिट की T, तो E2 × T हो गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यही किया है, प्लेटों के बीच जो कुल विभवांतर होगा वो E1 × D-T प्लस E2 × T हो गया। ठीक, अब E1 क्या है, इस वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तुम लोगों ने बच्चों इससे पहले लेसन में पढ़ा था कि प्लेटों के बीच में जब वायु क्षेत्र होता है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, σ/ε0। और जब इस रीजन में लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा, σ/ε0 K, क्योंकि इसका परावैद्युतांक क्या है, K है। जो E2 की वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, σ/ε0 K। अब E1 E2 दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दो। अब इसमें σ/ε0 कॉमन आ रहा है, हमने बाहर निकाल लिया, D-T प्लस T/K। धारिता हमारी क्या होती है, C इज इक्वल टू Q/V, यानी Q/V की वैल्यू हमारी होती है σ/ε0 D-T प्लस T/K। ये हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम Q/A/ε0 D-T प्लस T/K। ये हमारा ऊपर चला जाएगा और Q से Q कट जाएगा, तो C बराबर हमारे पास क्या रह गया, A/ε0 D-T प्लस T/K। ये हमारा क्या आ गया, धारिता का फॉर्मूला अगर संधारित्र आंशिक रूप से भरा है और परावैद्युत की मोटाई क्या है, T है। ठीक है, अगर संधारित्र पूरी तरीके से भरा है, मतलब अगर इस संधारित्र में हम इस पूरे रीजन को, जो वायु रीजन है, इसको हम परावैद्युत से भर दें तो T की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, D के। तो यहाँ पर मैं T की वैल्यू D के बराबर कर दी और इस फॉर्मूले में रखा, और जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, ε0/D-D × 1 - 1/K। आप सॉल्व फॉलो फॉर्म इसको, D-D प्लस D/K, D से D कट गया, ये K हमारा ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू आ गया K/ε0A/D। ये कब है, जब संधारित्र पूरी तरीके से परावैद्युत से भरा हो, और आंशिक रूप से भरा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा होगा।
ठीक है। अब इसमें भी कई केस और आ गए हैं, जैसे कि अगर पूरे स्थान में निर्वात हो, है ना, जो हमारे संधारित्र है अगर इसके पूरे स्थान में निर्वात है, यानी कि जो टी की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसमें हमने कोई भी परावैद्युत नहीं रखा, तो इस फॉर्मूले में हम टी की वैल्यू को जब 0 रखते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मतलब अगर संधारित्र के बीच में वायु होगी, निर्वात होगा, तो उस समय फॉर्मूला हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब अगर इसके बीच में आपने टी मोटाई की पट्टी रखी है, और पट्टी कैसी है, जो परावैद्युत तो आपने यहाँ पर रखा है टी मोटाई का, संधारित्र के बीच में जो यहाँ पर रखा था, ये जो है ये धातु की पट्टी है। तो धातु के लिए बच्चों जो के होता है वो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी रखी जाए तो के का मान इनफाइनाइट होगा। जब यहाँ पर आप इनफाइनाइट रखोगे तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये वैल्यू तो हमारी 0 हो गई, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से 1। फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब इसके बाद जो संधारित्र अगर इसके बीच में परावैद्युत माध्यम में रख रहे हैं, लेकिन अलग अलग मोटाइयों के और अलग अलग परावैद्युतांक की हमने कई सारी पट्टियाँ संधारित्र के बीच में रख दी। मतलब इसका परावैद्युतांक K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, इसका K4 है, इसका K5 है। ऐसे इनकी मोटाई भी अलग अलग है, इसकी T1 है, इसकी T2 है, इसकी T3 है, इसकी T4 है, इसकी T5 है। अगर इस तरीके से कई सारे परावैद्युतांक की जो है पट्टियाँ रखी जाएँ संधारित्र के बीच में, प्लेटों के बीच में, तो उस समय हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है। अगर पूरे स्थान में परावैद्युत पट्टियाँ भरी हो, जैसे कि मैंने ऊपर वाली पिक्चर में दिखाया था, पूरे स्थान में भरी हुई है, तो जो डी की वैल्यू होगी वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 इसके बराबर हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि ये जो फैक्टर था T1 प्लस T2 प्लस T3, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, D। लेकिन कब, जब पूरे स्थान में पट्टियाँ हैं तब। तो इस D से D कट जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या रह जाएगा, C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। ठीक है बच्चों। तो ये कई सारे तुम्हारे उसमें कंडीशन थी जिसमें मैं धारिता का वैल्यू निकाली है। अब इन कैपेसिटर्स को हम सीरीज़ में और पैरेलल में दो तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है। सीरीज़ में कैसे जोड़ोगे, सीरीज़ में जोड़ने का मतलब है कि जो पहला वाला कैपेसिटर है उसकी दूसरी वाली प्लेट दूसरे वाले कैपेसिटर के पहली प्लेट से जोड़ेगी, दूसरे की दूसरी प्लेट तीसरे के पहले से जोड़ेगी, और तीसरी की दूसरी प्लेट चौथे के पहले से जोड़ेगी। मतलब एक कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे वाले की पहली प्लेट से जोड़ेगी। ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन वो होता है वो हमारा क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें लास्ट वाले को हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो जब आप बच्चों यहाँ पर ए पॉइंट पर आवेश दोगे तो वो आवेश क्या होगा, इन सारे कैपेसिटर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सब में जो आवेश की वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्यू 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 सब में बराबर होगी। हमने मान लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस में अलग अलग, इसमें V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है, इसमें V4 है। तो फॉर्मूला V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन C1, इससे V2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3, V4 इज इक्वल टू Q अपॉन C4। आवेश की मात्रा सब में समान रहेगी। ठीक। तो नेट पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दें या वैल्यू रख लें और Q को कॉमन ले लें। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, V इज इक्वल टू Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है। अब हमने क्या किया कि इन चारों की जगह मैंने खाली एक ऐसा कैपेसिटर रखा जिसकी तुल्य धारिता इन चारों की धारिता के बराबर है, और जो कुल विभवांतर V है ये V के बराबर है। ठीक। तो इस तुल्य संधारित्र की जो धारिता होगी वो क्या हो जाएगी, Q अपॉन V हो जाएगी, यानी कि V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अब इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई, और इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है। जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं यहाँ से तो Q अपॉन C, Q से Q कट गया, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो इस तरीके से अगर आप जब कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ते हो उस समय जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो ये बनेगा। आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि सीरीज़ में जोड़ने पर बच्चों हर कैपेसिटर पर आवेश की मात्रा कैसी होती है, समान होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ठीक है।
समांतर क्रम में गैस जोड़ते हैं, जैसे कि मैंने 3 कैपेसिटर दिखाए हैं, इन सब की पहली प्लेट को मैंने एक जगह जोड़ दिया और दूसरी प्लेट को एक जगह जोड़ दिया। इस पहली प्लेट को मैंने क्या दे दिया, क्यू आवेश दे दिया, और जो दूसरी प्लेट जहाँ जुड़ी है उस पॉइंट को मैंने ग्राउंड कर दिया। तो क्या होगा बच्चों, जब आप यहाँ पर क्यू आवेश दोगे, क्योंकि ये तीनों से जुड़ा हुआ है, तो आवेश की मात्रा क्या होगी, अलग अलग होगी, और इन सब का मान किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। लेकिन प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, है ना। समांतर क्रम में जोड़ने पर आवेश की मात्रा अलग अलग हो जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, सेम रहता है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वी। भाई आवेश की मात्रा अलग अलग है, Q2 इज इक्वल टू C2V और Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू वी। तो कुल आवेश Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से हमारा ये आ जाएगा, V कॉमन ले लो। अब हमने क्या किया कि हमने इन तीनों की जगह क्या की, जो 3 तुम्हारे कैपेसिटर्स थे, इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर ऐसा रखा जिसकी धारिता C है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। तो जो आवेश होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू वी हो जाएगा। अब 1 और 2 को आप कंपेयर करो। ये हमने क्या रखा है, एक रिजल्टेंट कैपेसिटर रखा, हम तीनों की जगह भाई एक कैपेसिटर हमें यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक। तो CV की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 और ये V हो गया, V से V हमारा कट गया, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब हम पैरेलल जोड़ते हैं कैपेसिटर्स को, जब पैरेलल जोड़ा जाता है तो पैरेलल का मतलब कि पहली प्लेटों को एक जगह और दूसरी प्लेटों को एक जगह। तो जो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब बच्चों इस पर बेस्ड आप लोग के न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सिखा रही हूँ, और जब मैं आप लोग को और न्यूमेरिकल्स होमवर्क में दूंगी तो आप लोग उनको करिएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ आप लोगों के लिए। ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, हमें A और B के बीच में पैरेलल कैपेसिटर निकालना है। अब देखो बच्चों, A और B के बीच में एक तो ये 2 जोड़े हैं और एक ये जोड़ा है। अब आप देख सकते हो कि इसकी जो दूसरी प्लेट है इसकी पहली प्लेट से जुड़ी है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज़ में। और सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करके इनकी जगह एक कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल ली, वो हमने मान ली क्या है, C', ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/C' इज इक्वल टू 1/C2 प्लस C3। ये 8 है, ये 10 है, रख के सॉल्व किया, 18/80 आ गया। C' की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1/C' है, C' क्या हो जाएगा, 80/18, ठीक। अब मैंने क्या किया, इन दोनों की जगह मैंने एक इस तरीके से डायग्राम बनाया है। ये हमारा 9 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ये मेरा A पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये मेरा है हमारा A पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो मेरा रिजल्टेंट कैपेसिटर है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया, और ये हमारा इस तरीके से हो गया। ये मेरी क्या है, V की वैल्यू है। यहाँ इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर है, 80/18 के, ठीक। अब बच्चों तुम ये देख सकते हो कि A और B के बीच में ये दोनों पैरेलल जुड़े हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये पहली प्लेट A से जुड़ी है, ये दूसरी प्लेट है, और ये दूसरी प्लेट है कहाँ जुड़ी है, B से। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। और जब पैरेलल होंगे तो जो नेट हमारा वो होगा C, वो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C' है, वैल्यू रख दो। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 13.44 माइक्रोफैरेड। तो इस तरीके से बच्चों आपको देखना पड़ेगा कि कैपेसिटर हमारे सीरीज़ में है या पैरेलल में। एक एग्जाम्पल और लेके चल रहे हैं, इस एग्जाम्पल को आप लोग देखिए। अब इसमें हमें A और B के बीच में निकालना है बच्चों। तो देखो A और B के बीच में एक तो ये है, और एक ये तीनों कैपेसिटर्स एक साथ जुड़े हुए हैं, है ना, देख सकते हो ना। एक तो ये है और एक सर्किट हमारा क्या है, ये है। तो जब हम इसको लेके चल रहे हैं तो इसमें आप देखिए, ये दूसरी प्लेट है, ये पहली प्लेट है, ऐसी ये दूसरी प्लेट है और ये पहली प्लेट है। इसका मतलब ये तीनों कैसे हैं, हमारे सीरीज़ में हैं। और सीरीज़ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/C' इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ हमने जोड़ दिया, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 कट जाएगा, 1 आ गया। C' की वैल्यू क्या होगी, उल्टा हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1 माइक्रोफैरेड।
अब मैंने क्या किया कि मैंने इन तीनों की जगह, ये 3 कैपेसिटर्स थे, इन तीनों की जगह यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जो ऊपर निकाला है वो रख दिया। अब ये दोनों कैसे हैं, तुम लोग देख सकते हो। ये दूसरी प्लेट, पहली प्लेट एक जगह जुड़ी है, दूसरी प्लेट एक जगह जुड़ी है। दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो क्या होगा फॉर्मूला, C=C4 + C डैश, वैल्यू को रख दो 3 माइक्रोफैरड। मतलब ए और बी के बीच में जो नेट कैपेसिटेंस होगा हमारा वो कितना होगा, 3 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से बच्चों जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैपेसिटर कहाँ हमारे सीरीज में जुड़ रहे हैं और कहाँ हमारे पैरेलल में जुड़ रहे हैं। और बच्चों ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको सॉल्व करिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे समझें कि सीरीज़ है या पैरेलल है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो न्यूमेरिकल्स बच्चों सॉल्व करो। 50% से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, है ना। तो आप प्रैक्टिस करिए।